गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट पेपर 2 के एजुकेशन में यूनिट 3D को लेकर पुनः मैं नेट एजुकेशन के अपने इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यूनिट 3 का सबसे लास्ट पार्ट होगा जो मार्गदर्शन और परामर्श से जुड़ा हुआ है। मार्गदर्शन और परामर्श दोनों को कहा जाता है कि दोनों एक ही शब्द है, परंतु दोनों में जो डिफरेंट है उस डिफरेंट को अगर हम समझ लें तो हमारा यूनिट 3 का जो फोर्थ पार्ट है डी, ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी डिफरेंट से टोटल क्वेश्चन जो है इसी से आएगा या इसी से संबंधित आएगा कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। तो मार्गदर्शन को हम गाइडेंस बोलते हैं और परामर्श को हम काउंसलिंग बोलते हैं। साधारण सी भाषा में देखिए तो आप अगर एजुकेशनल थॉट से देखिए, आप अगर यह सोचते हैं कि हमारे पास से इतनी डिग्रियां हैं, हम एमएड हैं या हम पीएचडी हैं या जो भी कुछ हैं, और हमारे पास ऑप्शन क्या सब है और हम क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कोई अपनी समस्या सुना रही है, अगर वो व्यक्तिगत समस्या है या एजुकेशनल है या सोशल है, जैसी भी कोई समस्या है, तो उस समस्या के अकॉर्डिंग आप यह देखिएगा कि वह किस संदर्भ में हमारे से यह पूछ रहा है, हमसे गाइडेंस चाहता है कि काउंसलिंग चाहता है। काउंसलिंग का मीनिंग हुआ कि किसी एक पार्ट को लेके वह डेप्थ में जाना चाहता है और समझना चाहता है, किसी एक पार्ट के डेप्थ में। एज ए एग्जांपल, अगर वो पीएचडी के डेप्थ में समझने के लिए आपके पास आया है कि पीएचडी क्या है, पीएचडी से क्या होता है, तो आप सिर्फ पीएचडी उसे बता दीजिएगा कि पीएचडी क्या है या इसकी क्या उपयोगिता है, पीएचडी तक। और अगर अगर वो प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्षमता से या बनने की मंतव्य वाली कुछ बनने की अवधारणा से वो आपके पास आया है, तो कहीं ना कहीं आपसे वो गाइडेंस चाह रहा है। तो गाइडेंस का ही एक छोटा पार्ट जो है वो काउंसलिंग है। यहाँ हमने एक चित्र में इस बात को स्पष्ट किया है कि मार्गदर्शन जो है, आई मीन गाइडेंस जो है, एक बड़ा सा हॉल वृत्त में है, तो उसी का एक पार्ट है जो उसी के अंदर है, वो परामर्श है जो कि काउंसलिंग है। अर्थात अगर आपको पीएचडी का इंफॉर्मेशन वन मांग रहा है, पीएचडी का कोई बेसिक या कोई डेप्थ इंफॉर्मेशन अगर वो आपसे कलेक्ट करना चाहता है, तो इट्स कॉल्ड काउंसलिंग। बट वह आपसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परामर्श ले रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक परामर्श टाइप की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे गाइडेंस चाह रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंट है। तो किसी एक पार्ट के डेप्थ में, किसी एक छोटे पार्ट के अबाउट में अगर इस तरह से वो कोई नॉलेज हमें दे रहा है या हमसे कोई ले रहा है, तो वो एक प्रकार का काउंसलिंग हो गया। और अगर सार्वभौमिक रूप से एक विशेष क्षेत्र में, एक बड़े अध्ययन में, व्यापक रूप में अगर हमसे कोई इस तरह का परामर्श ले रहा है, तो वही मार्गदर्शन हो जाएगा, अर्थात गाइडेंस हो जाएगा। अब मार्गदर्शन और गाइडेंस को अगर हम समझ गए, तो हमें इसके तीन चीज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है। हमारे सिलेबस में इस बात का जिक्र है कि गाइडेंस या काउंसलिंग का जो प्रकृति क्या है, प्रिंसिपल क्या है और आवश्यकता क्या है। तो इसकी नेचर, प्रकृति, आवश्यकता और सिद्धांत को हम समझते हैं कि ये है क्या। अगर इस तीनों वर्ड को समझ गए इसी के अकॉर्डिंग, तो फिर कोई और दुविधा या समस्याएं नहीं रहती है। तो हम प्रकृति की बात करते हैं कि प्रकृति क्या है। आपने अभी देखा कि हमने कहा कि अगर हमने पीएचडी के अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन अगर हम दिए हैं, उसको पीएचडी के अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दिए, तो ये काउंसलिंग में देंगे। परंतु अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर उसको अगर कोई हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो एक प्रकार का गाइडेंस करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक व्यापक रूप हो गया और पीएचडी एक डिग्री से रिलेटेड एक शॉर्ट पार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट प्रोफेसर, कंपैरिजन टू असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इसलिए अभी हम मार्गदर्शन और परामर्श को जब समझ गए, तो दोनों के नेचर को देखें, तो दोनों का नेचर क्या है। तो दोनों का नेचर है कि गाइडेंस में क्या होता है कि किसी भी बिंदु का हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे होते हैं, जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, किसी एक बिंदु का गहन अध्ययन कर रहे होते हैं। जब हम पीएचडी की बात करेंगे, तो पीएचडी एक पार्ट हो गया, उसका हम गहन अध्ययन करेंगे, तो यह हमारा नेचर किसका होगा, काउंसलिंग का। और जब हम हॉल जॉब या इस टाइप की और भी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो वह संपूर्ण अध्ययन की बात हो जाएगी, तो वह प्रकृति है। अर्थात प्रकृति जो है गाइडेंस का, वो हॉल है, संपूर्ण अध्ययन के रूप में है, और काउंसलिंग का एक छोटे से एरिया का डेप्थ नॉलेज या स्टडी है।
चलिए, तो नेचर दोनों की समझ में आ गई। अब नीड्स देखते हैं, सबकी आवश्यकता क्या है। तो आखिर गाइडेंस या काउंसलिंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है? कभी अगर हम डिप्रेस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या कुछ अच्छा नहीं फील होता है या अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है या हमारे द्वारा की हुई क्रियाएं हमें ही खुद पसंद नहीं होती है, तो इस कंडीशन में हम सोचते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की जरूरत है या कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग की जरूरत है या कोई हमें मोटिवेट कर दे तो हम शायद इसमें और आगे जा सकते हैं। तो ये सारे जो भावनाएं आती है कहीं ना कहीं हमारे में आत्मविश्वास की जो कमी होती है उसके अकॉर्डिंग या हमारे में जो नॉलेज की कमी होती है इसके अकॉर्डिंग ये समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आखिर नीड क्या हो गया? परामर्श का और गाइडेंस, परामर्श का और मार्गदर्शन का नीड क्या हो गया कि कल बेहतर कल के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारे जीवन में बेहतर कल के लिए, हम आज से कुछ बेहतर के लिए, ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारे। तो आखिर नीड्स क्या हो गया? मार्गदर्शन की नीड्स क्या है या परामर्श की नीड्स क्या है? ये दोनों हो गया बेहतर कल के लिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है इस दोनों का। तो बड़े क्षेत्र की समस्याओं से निपटने का जो तरीका ढूंढना होता है, किसी बड़े क्षेत्र से किसी बड़ी समस्या से, किसी बड़े व्यापक रूप में अगर कोई समस्या है हमारे सामने और तब हम उससे निपटने की जब हम प्रोसेस ढूंढते रहते हैं तो वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रिंसिपल है बड़े समस्याओं से निपटारा पाने का, तो वो हो जाएगा गाइडेंस। और किसी छोटे समस्याओं के निपटारा के लिए जो हमारे पास एक नॉलेज चाहिए वो हमारा हो जाएगा काउंसलिंग। अतः अगर काउंसलिंग और गाइडेंस की नेचर, नीड एंड प्रिंसिपल की बात की जाए तो यही है, इसे आप समझिए और हमारी बातों को फिर से रिपीटेट करके सुनिए आप वीडियो को और फिर से समझिए और इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको वहां पे कोई सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि वह जो है वो गाइडेंस का है या मार्गदर्शन का है। हो सकता है मिलान करने के लिए बिंदु कुछ इस तरह का सेंटेंस लिख के और वहां सामने में मार्गदर्शन या परामर्श लिख रहा हो, तो आपको कौन सा टॉपिक परामर्श से रिलेटेड है या कौन सा मार्गदर्शन से रिलेटेड है, इसको समझने के लिए यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है यही काम आएगा। तो हम फिर से आप लोगों को कह रहे हैं, ये तो हमारी तरफ से आप सुन ही लिए, इसको फिर से अपनी तरफ से भी सोच के देखिए और इसके अनुसार इसको और ज्यादा अध्ययन करिए, बेहतर समझिए, तो फिर और क्लियर होगा आपके थॉट में, आपके दिमाग में, और यह बेहतर रूप से आप इसे अध्ययन कर सकेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं परामर्श के अप्रोच क्या है। परामर्श के अप्रोच क्या है? वस्तुतः देखा जाए तो परामर्श के जो भी अप्रोच है वह मार्गदर्शन के भी अप्रोच। क्यों? क्योंकि दोनों की समस्याएं तो जुड़ी हुई हैं। खैर ये किस तरह से जुड़ी हुई आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देख ही लेते हैं परामर्श के अप्रोच क्या है। तो परामर्श के अप्रोच की जब बात करेंगे तो परामर्श के अप्रोच में देखा गया है कि एक पार्ट है इसका संज्ञानात्मक या व्यवहारवादी परामर्श के उपागम और दूसरा है मानवतावादी और व्यक्ति केंद्रित परामर्श के उपागम। तो संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी परामर्श, इसको अब फिर से देखिए कि संज्ञानात्मक अर्थात अकॉर्डिंग टू नॉलेज, ज्ञान और व्यवहार के मिश्रित जो परामर्श होता है उसका अप्रोच देखना है कि हम जो अगर कोई ज्ञान, हमारे में कोई ज्ञान है और उसके अकॉर्डिंग हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, जैसे आप अगर एक किसी को सलाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, सत श्री अकाल कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक धर्म के अनुसार आपके पास एक ज्ञान दे दिया गया है कि इस धर्म में ये चीजें बोली जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो आपने जो संज्ञान प्राप्त किया है उसके हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संज्ञान के व्यवहार में, संज्ञान को जो आप व्यवहारिक रूप दे रहे हैं, आपके ज्ञान को जो आप एक व्यवहारिक रूप दे रहे हैं, इस रूप को एल्बर्ट एलिस के अनुसार REBT, ये आप नया वर्ड सुन रहे होंगे, तो एल्बर्ट एलिस के REBT प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह परामर्श के उपागम है। तो क्या है ये REBT? तो R से हो गया हमारा रैशनल और E से हो गया हमारा इमोटिव और B से है बिहेवियर और T से है ट्रूथनेस या थेरेपी। तो ये जो रैशनल है यह लॉजिक है, यह एक प्रकार का लॉजिक है, और ये इमोटिव जो है यह एक प्रकार का इमोशन है, और बिहेवियर ही है, और ट्रूथनेस थेरेपी, ट्रूथनेस ये एक प्रकार का उपयोगिता है। तो अब हम इसको देखते हैं एल्बर्ट
एलिस के अनुसार संज्ञानात्मक व्यवहारवादी परामर्श की जब बात आएगी तो एल्बर्ट एलिस का ही नाम लिया जाएगा। एल्बर्ट एलिस के अकॉर्डिंग ये REBT, ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट परामर्श के उपागम है, अर्थात अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, लॉजिक, इमोशन, बिहेव एंड ट्रूथ। तो ये चारों क्या है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये लॉजिक क्या है, तो आप किसी समस्या को जब आप परामर्श देने के लिए आप तैयार होते हैं कि हमको परामर्श देना है, तो परामर्श के अप्रोच को देखना है कि परामर्श का अप्रोच आप क्या लीजिएगा। तो आप सबसे पहले परामर्श देने के लिए आप क्या करिएगा, आप एक लॉजिक लगाइएगा, आप तर्क वितर्क कीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो समस्या के अकॉर्डिंग, जो आपके सामने समस्या है, घटना है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिक लगाइएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा इमोशनल या इमोटिव। ये तो हम अगर किसी समस्या के अनुरूप अगर हम कोई क्रिया करते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि जब हमारे सामने कुछ अपनी समस्या आती है तो कुछ ज्यादा ही हम कुछ अलग टाइप का एक्सप्रेशन करने लगते हैं, अलग टाइप का व्यवहार करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। और अगर ये समस्या दूसरे के साथ होती है, एज एग्जाम्पल आप किसी दोस्त की कोई भी समस्या सुनिए, कितना भी डेप्थ क्यों ना हो, आप उसे यूं ही कह देते हैं अरे इसके लिए इतना क्या सोचना है, ये कर लो ठीक हो जाएगा। पर जब वही टाइप की समस्या अगर हमारे लाइफ में आती है तो हम इस तरह की बातें नहीं सोचते और उसको बहुत डेप्थ में जाके सोचते हैं। इसका मतलब है कि हम वहाँ इमोशनली इफेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरा है। तो इस तरह से अगर आप किसी समस्या को लॉजिकली सोचिएगा तो शायद ज्यादा बेहतर रहिएगा। और लॉजिक के बाद आपको इमोटिव नहीं होना है, अर्थात इमोशनली ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ सोचना है, ये हम नहीं करेंगे नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है और समस्या के अनुरूप इसका यूज करना है। तीसरा पॉइंट है कि हमारा व्यवहार, हम अगर किसी का काउंसलिंग कर रहे होते हैं या लेने वाले हैं या करने, अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बाद हम उसका क्या देखेंगे, इसका बिहेव क्या है, इसका व्यवहार क्या हो रहा है, इस समस्या के अकॉर्डिंग वो कैसा व्यवहार अपना रहा है। उसके बाद है कि उसमें ट्रूथनेस क्या है, सच्चाई क्या है, यथार्थवादी क्या है, वास्तविकता क्या है और उसको करना क्या है। अब उनको फाइनल डिसीजन क्या लेना है, वो भी काउंसलिंग। तो ये काउंसलिंग करने के लिए भी हमें तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है, भावना की आवश्यकता होती है, बिहेव की आवश्यकता होती है, ट्रूथनेस की आवश्यकता होती है, थेरेपी की आवश्यकता होती है। तो जब किसी का हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तब भी हम लॉजिक लगा रहे होते हैं, उसकी भावनाओं को देख रहे होते हैं और उसके बिहेव का अध्ययन कर रहे होते हैं और फिर लास्टली उसका डिसीजन लेते हैं, उसके व्यवहार और यथार्थ की बातों को अध्ययन करते हैं। और अगर हम किसी भी संदर्भ में इन चीजों को अगर हम देख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों से अगर हम अवगत नहीं हो पाते हैं तो एग्जैक्ट रूप से हम उसका काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। अतः परामर्श के जो उपागम है, जो लॉजिक, इमोशन, बिहेव एंड ट्रूथनेस है, ये उपागम जो है यह एल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया है, जिसे REBT के नाम से जाना जाता है। और इसे प्रश्न भी पूछेगा, 100% इससे प्रश्न आएगा, तो आप इसको विशेष रूप से आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद है परामर्श के उपागम में दूसरा बिंदु है मानवतावादी और व्यक्ति केंद्रित परामर्श के उपागम। इसको कॉल रोजर्स ने दिए हैं। इस उपागम के जो पार्ट है, ये जो परामर्श के उपागम है, ये भी 4 हैं। इसको कॉल रोजर्स के अनुसार बतलाया गया है कि किसी भी समस्या को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, हम उसको समझें, समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या है क्या, किस संदर्भ का है, किस क्षेत्र का है, क्या है समस्या है क्या। दूसरे में हम सामने वाले को, अगर हम किसी का काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि उसकी समस्या क्या है। दूसरा हमको यह उसको एश्योर करना होगा कि हमने आपकी समस्या को समझ चुका है, अब आप अपनी समस्या को अपनी तरह से खुल के आप स्पष्ट रूप से हमें बतलाइए कि आपके पास इस समस्या का कैसा स्टेटमेंट, ताकि हम उससे उसकी समस्या का उस तरह के उसके थॉट के अकॉर्डिंग हम सुन सके कि उसके थॉट के अकॉर्डिंग समस्या कैसी। तो यह जो है, पहले तो हम समस्या की पहचान करेंगे, दूसरा में उसका डिक्लेरेशन सुनेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका डिक्लेरेशन सुनेंगे। और थर्ड स्टेप होगा हमारा, वो होगा कि इमोशन, अर्थात हम जो है उस व्यक्ति के इस व्यवहार में जो वह उस समस्या के अकॉर्डिंग कुछ हमें डिक्लेयर कर रहा होगा, बता रहा होगा, तो उस समय उसका व्यवहार कैसा होता है।
क्योंकि उस व्यवहार के आधार पर भी हम उसका काउंसलिंग कर सकते हैं कि यह कैसा व्यवहार का व्यक्ति है, किस तरह का व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, या कौन इस बात को बतलाते समय उसका कैसा एप्टीट्यूड होता है, कैसा व्यवहार होता है। और लास्टली जो होगा वो हमारा होगा कि सॉल्व के बारे में भी हम खुद उसके इन सारी चीजों को जब हम देखेंगे कि समस्या क्या है, और दूसरी बार हम यह देखेंगे कि वह समस्या को किस रूप में हमें सुना रहा है, और तीसरी बार यह देखेंगे कि वह समस्या को सुनाते समय हमारे साथ किस तरह से वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, किस तरह से हमसे वो व्यवहार कर रहा है, या उस समस्या का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ये सारी चीजों का जब हम आंकड़ा ले लेंगे तब हम यह बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यह समस्या को हम सॉल्व कैसे करें, या उससे भी इस बात के बारे में हम पूछ सकते हैं कि देखिए इसका सॉल्व तो इस तरह से भी है, तो आप बताइए कि इसका सॉल्व आप किस तरह से चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी समस्याएं बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर जिसके पास ये समस्या है जब उससे आप पूछते हैं तो वह भी एक ऑप्शन दे रहा होता है उस समय कि हम चाहते हैं कि इस तरह से ये हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कोई काउंसलर ले रहा है, उसके सामने जो समस्या में फंसे व्यक्ति है वह जब कोई एडवाइस दे रहा होता है या कोई सलाह दे रहा होता है तो उसे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जो सॉल्व निकालना है वो कहीं ना कहीं उसके उस थॉट के अकॉर्डिंग, तो हम अच्छे काउंसलर कहलाएंगे। सो कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले समस्या की पहचान करना है, दूसरा उसी से उसके डिक्लेरेशन सुनना है, तीसरा उसका इमोशनली इफेक्ट देखना है, उस समस्या का उस पर इमोशनली क्या इफेक्ट पड़ा है, और फोर्थ है कि उसका सॉल्व उसी के कुछ सुझाव या फाइनली सुझाव के अकॉर्डिंग हमें देना है। तो ये जो कार्ल रोजर्स का विचार है यह भी एक चारों उपागम है परामर्श के। अतः मानवतावादी किसी व्यक्ति केंद्रित परामर्श को जब हम डील करें तो इस व्यू से, और अगर किसी संज्ञानात्मक व्यवहारवादी उपागम के सोर्स को देखें तो इस तरह से हम दोनों सोर्स के बेस पे हम किसी भी परामर्श को अच्छे परामर्श करता बन सकते हैं और अच्छे परामर्श की सूझ लोगों को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी सिलेबस का पार्ट है कि मार्गदर्शन परामर्श के प्रकार। तो मार्गदर्शन कहिए या परामर्श के प्रकार कहिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे सामने भी शैक्षणिक समस्याएं आती हैं, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, सामाजिक, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और विस्तृत निर्देशात्मक। तो ये सारी क्या है, देखिए मार्गदर्शन और परामर्श दोनों एक ही बात है। यह मार्गदर्शन का एक पार्ट है परामर्श। तो समस्या है अगर परामर्श अगर एजुकेशनल कोई लेने आ रहा है हमको, तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का भी जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एजुकेशन, और परामर्श का भी जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र जो है ना एक दूसरे से कोलिब्रेट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन और परामर्श के जो प्रकार हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। क्योंकि अगर कोई शिक्षा से संबंधित आपके पास कोई परामर्श लेने आया है तो आप क्या कहिएगा, हमारा यह शैक्षणिक परामर्श था। और अगर वही शिक्षा से संबंधित आपके पास अगर मार्गदर्शन के लिए आ रहा है, वो गाइडेंस के रूप में आपको समझ रहा है कि हम गाइडेंस आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं, तो वो भी एक शैक्षणिक गाइडेंस होगा। तो ये जो एजुकेशनल गाइडेंस या एजुकेशनल काउंसलिंग है, कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र क्या है, एक ही जो एजुकेशन है। इस तरह से मार्गदर्शन और परामर्श के जो प्रकार हैं वो भी क्षेत्रों के कारण एक ही रूप में होते हैं। तो ये शैक्षणिक हो सकते हैं, व्यवसायिक हो सकते हैं। तो शैक्षणिक में शिक्षा से संबंधित जो परामर्श या मार्गदर्शन लेना होता है वो शैक्षणिक परामर्श या मार्गदर्शन कहलाएगा। अगर कोई व्यवसाय से संबंधित है, जो हम यह काम कर रहे हैं इसमें और ज्यादा हमें बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसी के क्षेत्र में पहले उसकी समस्याओं को समझना होगा। इन अप्रोचों के द्वारा हमें उसके समस्याओं का अध्ययन करना होगा, फिर उसके बाद हम उसका काउंसलिंग या गाइडेंस कर सकते हैं। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण में, व्यवसायिक दृष्टिकोण से हमें उसका काउंसलिंग या गाइडेंस करना है। थर्ड है व्यक्तिगत। अगर कोई इंडिविजुअल कोई समस्या को लेके आती है तो उसका स्टेप यही होगा कि पहले हम समस्या की पहचान करें, उसमें हम लॉजिक लगाएं, उसके हम इमोशंस को देखें, उसके व्यवहार को देखें और उसकी सत्यता को देखें। और इस तरह से हम सबसे पहले समस्या की पहचान करें, फिर उसके अकॉर्डिंग समस्या का फीडबैक देखें, और इस तरह से कंप्लीटली जो डिसीजन होगा वो एक अच्छे परामर्शकर्ता या अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपके पास होगा और इसे आप दे सकते हैं सामने वाले को। तो यह व्यक्तिगत भी होगा, स्वास्थ्य से संबंधित भी होगा। अभी अगर किसी को स्वास्थ्य से कोई समस्या है तो आज देखते हैं कि कोई भी किसी को कोई भी सलाह दे देता है, तो ये जो सलाह दे देता है ये सलाह उपयुक्त है, या अगर हमारे पास स्वास्थ्य की समस्या है तो हमें किसी चिकित्सक डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक अच्छा क्षेत्र चुन रहे हैं,
अगर मेडिकल लाइन में हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। सलाह तो ऐसे ढेरों मिल सकता है, परामर्श और मार्गदर्शन बहुत मिलता है, परंतु उसका एक ऑथेंटिक पार्ट में जाना, ऑथेंटिक पर्सन के पास जाना, यह भी कहीं ना कहीं लॉजिक का एक पार्ट है। तो यह लॉजिक के साथ ही हमें परामर्श और समस्या को भी देखना होगा। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाएगी स्वास्थ्य और परामर्श के प्रकार में। सामाजिक सोशल जो प्रॉब्लम्स होगा, कोई सोशल प्रॉब्लम होगा, समाज में रहने के कारण बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, व्यवहारवादी या धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आती है वो स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श या मार्गदर्शन में आ जाएगी। निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक को समझिए। अगर हम किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी को गाइडेंस कर रहे हैं, तो हम अगर वहां पे हम कर रहे हैं तो हमारी सर्वोच्चता अगर ज्यादा है, जो गाइडेंस कर रहा है या जो काउंसलिंग कर रहा है उसकी सर्वोच्चता ज्यादा है, और जिसका कर रहा है उसकी सर्वोच्चता या उसका कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है, तो वो हो जाता है आपको निर्देशात्मक परामर्श। याद रखना है हमको कि निर्देशात्मक परामर्श में जो होता है, जो काउंसलिंग कर रहा होता है वह इंपॉर्टेंट होता है, और जिसका कर रहा होता है वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। ठीक इसके विपरीत गैर निर्देशात्मक में क्या होता है कि जिसका हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जिसका, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम जो कर रहे होते हैं हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया गैर निर्देशात्मक परामर्श। और थर्ड है मिश्रित निर्देशात्मक परामर्श, इसको इलेक्टिव भी बोलते हैं। तो यह मिश्रित निर्देशात्मक में क्या है कि हम कभी हम इंपॉर्टेंट दिए अपने आप को और उसे इंपॉर्टेंट नहीं दिया, और हम अपनी बातें उसे बतला दिए, और दूसरी तरफ क्या होगा कि उसको इंपॉर्टेंट दिए और उसकी बातों को हम समझे, वहां उसको इंपॉर्टेंट दिया। तो जब यह मिक्सअप रूप में जब दोनों किया जाता है एक साथ, तो वह मिश्रित निर्देशात्मक या इलेक्टिव कहलाता है। तो इस तरह से परामर्श और मार्गदर्शन के इतने प्रकार हैं। थैंक यू फॉर ऑल। और आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि यूनिट अब 4 हमारा स्टार्ट होगा, और हमने पेपर 1 को जो यूनिट 3 के कारण छोड़ दिया था, जो कॉम्प्रिहेंशन था, इसलिए अब यूनिट 4 पेपर 1 और यूनिट 4 पेपर 2 दोनों के साथ हम कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।